नमस्कार। प्रस्तुत है प्रणव भारती की लिखी कहानी चंपा पहाड़न। आसमान की साफ शफाफ सड़क पर उन रुई के गोलों में जैसे एक सुंदर सा द्वार खुल गया, शायद स्वर्ग का द्वार, और उसमें से एक सुंदर युवा चेहरा झांकने लगा। उसने देखा, चेहरे ने अपना हाथ आगे की ओर किया, जिसमें से रक्त टपकता हुआ एक गाढ़ी लकीर सी बनाने लगा। उसका दिल कांप उठा। हालांकि वह इस दृश्य की साक्षी नहीं थी, लेकिन यह भी इतना ही सच था कि वह दृश्य बारंबार उसकी आंखों के सपाट धरातल को बाध्य करता कि वह उसकी साक्षी बने। उसका मन वृद्ध होते हुए शरीर के साथ कांप कांप उठता। कुछ ही देर में हाथ से टपकते हुए रक्त का कोई निशान न रहा। न जाने अचानक कहाँ गायब हो गया, और केवल चंपा का मुस्कुराता चेहरा उसके सामने खिल उठा। पहाड़न माझी का चेहरा फिर से बिन मुलाए अतिथि की तरह प्रवेश कर गई थी। वे सामने से कटे हुए हाथ के गायब हो जाने पर उसे अब यह सब अच्छा लगने लगा। मीलों दूर की लंबी यात्रा कर हारे थके पथिक को जैसे किसी घने पेड़ की छांव मिल जाए, या चलते चलते किसी मुसाफिर को बेहद प्यास लगने पर कोई प्याऊ दिखाई दे जाए, कुछ ऐसे। बाबूजी, उसने उनकी आवाज सुनी और चहक कर अपनी विस्मित आंखें आसमानी पटल की ओर उस छोर पर गड़ा दी जहां से आवाज का कंपन उसे छूने लगा था। अरे, वह तो बिल्कुल भूल ही गई कि उम्र के जिस पायदान पर खड़ी है, वहां से उसके लिए उस अनजाने अनपहचाने द्वार में प्रविष्ट होने में कुछ अधिक समय नहीं है। लेकिन न जाने कैसे वह 5-7 वर्ष की नन्ही बच्ची में परिवर्तित होती जा रही थी, और आकाशी द्वार से झांकता खूबसूरत चेहरा उसका हाथ पकड़कर उन गलियों में ले जाने लगा था जिनमें से निकले हुए उसे न जाने कितना लंबा समय व्यतीत हो चुका था। इस समय कोई व्यथित कर देने वाला दृश्य नहीं था। वह न जाने किस भावलोक में विचरण करने लगी। कितना अजीब होता है ना मनुष्य का मन, पल में तोला पल में माशा। वह सच में अपने आप को एक नन्ही बच्ची महसूस कर रही थी। गुलाबी स्मोकिंग वाली घेरदार फ्रॉक पहने, घने बालों की 2 चोटियां लटकाए जिनमें गुलाबी रंग के रिबन से फूल बनाए गए थे। वह एक सुंदर प्यारी शैतान बच्ची थी, जिसमें किसी को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेने की जबरदस्त जन्मजात प्रतिभा थी। उसके लंबे बालों से भी एक कहानी जुड़ी थी। उसकी माँ ने उसके बाल कटवा दिए थे। घने सुंदर घुंघराले बालों में उसका चेहरा बहुत प्यारा लगता, बिल्कुल किसी सम्मोहित करने वाली जादूगरनी का सा, बिल्कुल भोला भाला। और बातें, वे तो और भी मन मोह लेने वाली। तभी तो पहाड़न माझी ने अपने मसीहा बाबूजी का नाम उसे यूं ही चलते फिरते दे दिया था, जिनके बारे में लोग बेकार की अफलातून बातें उड़ाते रहते थे। जहां उसकी नानी का घर था, वहीं एक अंग्रेजी स्कूल खुला था, जिसमें एक युवती अध्यापिका थी, रमा सूद। वह नानी के छज्जे पर खड़े होकर सूद टीचर को स्कूल के अहाते में आते जाते देखती। छोटी सी थी, पर नजर खूब तेज। सूद टीचर की 2 लंबी चोटियों ने उसे सम्मोहित कर रखा था। लंबी छरहरी सूद टीचर की चोटियों जैसी सुंदर सफाई से बनी चोटियां उसने किसी की भी नहीं देखी थी। उसने उनकी चोटी का कभी भी एक भी बाल चोटी से निकला हुआ नहीं देखा था। कम उम्र की लड़की सी गोरी चिट्टी मिस सूद की सुंदर सफाई से बनी चोटियों ने मानो उसके ऊपर कोई जादू कर रखा था। वह स्कूल के खुलने के समय और स्कूल के बंद होने के समय नानी के छज्जे पर जाने की जिद करती। जब उससे इसका कारण पूछा गया, तब उसने बताया कि उसे मिस सूद के जैसी चोटियां बनवानी है। न जाने कितनी बार उसने अपनी माँ और नानी को दिखाकर वैसी चोटियां बनाने की जिद की थी। यहाँ तक कि 1-2 बार तो वह जमीन पर भी लोटपोट हो गई, मगर कटे हुए बालों को माँ कैसे 2 चोटियों में संवारती? कठिन था, लेकिन उसकी जिद के आगे जैसे तैसे करके 2 चोटियों को बनाना शुरू हुआ। घुंघराले बालों में चोटियां बड़ी कठिनाई से बन पाती, और बाल दूसरों की तरह झांकते हुए चुगली कर रहे होते। कोई चारा न पाकर माँ ने उसकी चोटियां बनानी शुरू की थी। वे तेल पानी को मिलाकर उसके बाल सीधे करने का प्रयास करती, लेकिन घुंघराले बालों को सीधा होना इतना आसान कहाँ था।
धीरे धीरे साल भर में उसके बाल इतने लंबे हुए कि 2-4 अलबटे देकर बालों को चोटी के आकार में बनाया जा सके। वह बड़ी होती रही, बाल लंबे घने होते रहे और चोटियां बरकरार रही, लेकिन घुंघराले बालों में मिस सूद के जैसी सफाई वाली चोटियां बनवाने का उसका प्यारा भोला सा स्वप्न कभी पूरा ना हो सका। हाँ, उसकी चोटियां दिन ब दिन लंबी जरूर होती रही। अब वह उन्हें अपने फ्रॉक के रंग के रिबनों से सजा हुआ देखकर प्रसन्न हो सकती थी। कितने कितने भटकाव। यह तो तब की बात है जब वह कुछ बड़ी होने लगी थी, लेकिन चंपा तो उसकी शिशु अवस्था से ही उसके जीवन का अंश बन चुकी थी। वर्तमान की चादर में स्थित भूत के आगोश में लिपटी बच्ची पहाड़न माँ जी का हाथ पकड़े न जाने कितनी लंबाई पार करती जा रही थी। बालकनी में खड़ी प्रौढ़ा ने बच्ची में तब्दील होकर अपने आप को धूप छां सी आकृति के सुपुर्द कर दिया। बादलों के सुरुई जैसे बने घर, स्वर्ग या नर्क, जो कुछ भी था, उसके द्वार से कभी उसे वह आकृति झांकती दिखाई देती तो कभी न जाने कहाँ लोप हो जाती। कई बार उसके चेहरे पर पसीना चुचुहा आया, जिसे उसने कांपते हाथों से पोंछने का प्रयास किया। आखिर वह स्वयं भी तो छोटी बच्ची के रूप में बादलों के द्वार में लुक छिप रही थी। अब फिर से बादलों के रुई वाले घर में से चेहरा झांका। मुस्कुराते हुए चेहरे ने स्मोकिंग की गुलाबी फ्रॉक पहने छोटी बच्ची को उसके सामने कर दिया। उसे बेहद तसल्ली हो आई। वह छोटी बच्ची उसके सामने थी, जिसके चेहरे पर सलोनी धूप से मुस्कुराहट खिली जा रही थी। अब बार बार लुक छिप जाने वाली उस आकृति के हाथ से रक्त नहीं निकल रहा था। वे उसकी पहाड़न माँ जी थी। नाम था उनका चंपा। खूबसूरती की बेमिसाल शख्सियत। श्वेत धवल लिबास में वे ऐसी तरंगित होती जैसे कोई सफेद फूल यकायक खिल गया। लेकिन उनका भाग्य, जैसे विधाता ने अपने आप खड़े रहकर रत्ती रत्ती भर जगह पर सुइयां बिछा रखी हूँ, कोई स्थान सुई रहित रह तो नहीं गया। तराशी गई मूरत सी चंपा कभी कभी एक ऐसे पुराने बुत में बदलने लगती जैसे किसी ने पुरानी बेजान मिट्टी को तोड़ मरोड़ कर उसके चेहरे पर पोत कर उसे उबड़ खाबड़ करने का प्रयास किया हो। जो कुछ भी हो, वे उसे देखते ही वे ताजा फूल से खिल उठती और उनके चेहरे पर नूर पसर जाता। पहले वे उसे उसके घर के नाम से गुड्डी पुकारती थी, जैसे और सब लोग कहते थे। बाद में उसे बाबूजी पुकारने लगी थी, अपने वकील बाबू के अवसान के पश्चात। माँ बताती थी चंपा को लाने वाले उनके घर के पास ही रहने वाले शहर के उच्च कोटि के नामी गिरामी वकील साहब थे, जिनकी पास ही में एक बड़ी सी कोठी थी, लगभग 1000 गज में फैली हुई कोठी। जितनी बाहर से खूबसूरत थी, उतनी ही अंदर से शानदार। लोग वकील साहब की कोठी में बाहर के लोहे वाले बड़े से मजबूत दरवाजे की झिरियों में से झांक झांक कर जाया करते। छोटे से शहर में ऐसी बड़ी कोठियां उंगली पर गिन सकूं उतनी ही थी, 5-7 बस। चंपा की दर्दीली दास्तान उससे ऐसे चिपक गई थी जैसे फेविकॉल या फिर गोंद की चिपचिपाहट। ये शुरू की बात है जब वह यहाँ लाई गई थी। बाद में वह उस चिपकन में रहने की आदी हो गई थी। हाँ, वह लाई गई थी, अपने आप नहीं आई थी। उसके जीवन में वह उसकी नन्ही सी अवस्था में ही आ गई थी। उस छोटे शहर के गणमान्य बड़े वकील साहब ने उसे अपने साथ लाकर उसके प्रति एहसान तो कर दिया था, लेकिन उसकी आबरू न बन सके थे। उन्होंने उसे एक किराए के कमरे में सजा दिया था, एक छोटा सा कमरा जो कमरे के नाम पर कोठरी कहा जा सकता था, और उससे सटी रसोई नाम की एक दूसरी कोठरी, जिसके बाहर बिल्कुल पतला दुबला सा एक छज्जा होता था, जिसमें शायद बमुश्किल एक छोटा मूढ़ा घुसाया जा सकता। पर वे खुश थी। माँ बताती थी जिंदगी के ताने बानों में उलझी माँ भी अपने जीवन में किसी विशेष सुख से रूबरू नहीं हो सकी थी। इस सुख के न भोग पाने के प्रत्येक के जीवन में अनेक कारण होते हैं। माँ के पास भी अनेक कारण हुआ करते थे। उन्होंने कई बच्चों को जन्म देकर उसे देखा था, जिसकी उम्मीद भी शायद वे छोड़ चुकी थी। उसका मुख देखकर उसकी दुबली पतली माँ जिया करती, लेकिन वह छोटी थी। उन सभी कारणों से उनकी पीड़ा से अनिभिज्ञ अपनी मस्ती में मस्त, अपनी 2 चोटियों को लहराते हुए इधर उधर नाचती, छलांगे लगाती। जब वह थोड़ी बड़ी होने लगी, माँ ने उसे बताया
कि चंपा की खूबसूरती से आसपास के सब लोग परेशान रहने लगे थे। सबसे पहले तो वकील साहब का परिवार वहां आकर चिल्लपों कर गया, जिनकी दृष्टि में चंपा रंडी थी, और उसने मासूम रईस वकील साहब पर डोरे डालकर उन्हें अपने मुंहफाश में फंसा लिया था। इस खुलासे से आसपास के तमाम सभ्य व आदरणीय सज्जन निवासियों के दिल की धड़कनें ताल पर थिरकने लगी थी। जिधर चंपा का छोटा सा छज्जा खुलता, उधर की ओर कई रिहायशी मकानों के पिछवाड़े भी थे, जिनके मुख्य द्वार आगे की ओर सड़क पर थे, किंतु पीछे का भाग उसी गली की ओर था जिसमें चंपा का बेचारा सा निवास दिखाई देता। चंपा के आने के बाद अब उन घरों के पिछवाड़े की वर्षों से बंद खिड़कियां भी खुलनी शुरू हो गई थी। चंपा के पास कोई अलग से गुसल खाना तो था नहीं। वे अपनी उस कोठरी को ही रसोई की भांति इस्तेमाल करती, और उसी के कोने को नहाने के लिए भी, जहाँ एक कोने में छोटी सी नाली बना दी गई थी जो पिछवाड़े की छोटी गली में टपकती रहती थी। हाँ, टाट के पर्दे को लटकाकर कमरे के आगे वाले भाग के एक और छोटे से खाली स्थान पर उसके लिए एक खुड्डी बनवा दी गई थी, जिसका पाइप नीचे वालों के लैट्रिन के पाइप से जुड़वा दिया गया था। वकील साहब काम के सिलसिले में व्यस्त रहते। वे अपने कर्तव्य को भली भांति समझते थे और चंपा के खाने पीने तथा आवश्यकताओं के लिए धन की व्यवस्था करवा देते थे। अक्सर उनका मुंशी चंपा को धन व खाद्य सामग्री आदि पहुंचा जाता, और उनके परिवारजन चंपा को खरी खोटी सुनाने के लिए वहां कभी भी धमक कर उसका तमाशा बनाते थे। फूल से नाजुक चंपा नजरें नीची किए उन सब की गुनाहगार बनी अपनी सुंदर आंखों के बेशकीमती मोतियों को धरती पर टपकाती रहती, जिन्हें समेटने वाला कोई भी न होता। गुड्डी की माँ एक अध्यापिका थी, उन लोगों से कुछ अधिक समझदार और संवेदनशील। उनके कमरे से एक लंबा संकरा छज्जा चंपा पहाड़न की रसोई तक जाता। वह एक भाग से दूसरे भाग में ऐसे जुड़ा था जैसे एक ही घर के दो भाग हों। छुट्टी के दिन माँ की दृष्टि भी अपने पीछे के दरवाजे से चंपा की कोठरी पर चिपकी रहती। आते जाते वे चंपा पर ऐसी दृष्टि रखती मानो कोतवाल हो, और उन्हें यह ड्यूटी सौंप दी गई हो कि उस खूबसूरत कातिल पर दृष्टि रखी जाए। उसे तो क्या मालूम, वह तो बिल्कुल नन्ही सी थी, इकती सी। माँ के साथ ही कभी कभी नानी भी आ मिलती, जो कुछ ही दूरी पर नए खुले अंग्रेजी स्कूल के सामने रहती थी। दोनों का ध्यान चंपा के क्रियाकलापों पर ही होता। सुकुमारी सी चंपा नवयौवन के भार से अपनी लज्जायुक्त दृष्टि झुकाए कभी कोने में बने चूल्हे पर अपने लिए रोटी बनाती दिखती, तो कभी झाड़ू लगाती या फिर बर्तन मांजती। पानी के लिए उसे उस संकरे से छज्जे से होकर गुड्डी की माँ के कमरे के सामने से गुजरना होता था। तब कहीं उस हाथ के नल से खींचकर एक बाल्टी पानी मिलता। वह संतुष्ट थी, सहज भी होने लगी थी। वह समझने लगी थी कि उसकी वही नियति है, अपनी स्थिति से परिचित थी, और वकील बाबू के द्वारा किए गए एहसान के बदले वह वकील बाबू की कृतज्ञ थी और उन्हें किसी भी प्रकार के पेशोपेश में नहीं डालना चाहती थी। 18-19 वर्ष की चंपा शहर के किसी सलीके से परिचित नहीं थी। यद्यपि हमारे देशभक्तों की कुर्बानियों से देश आजाद होने के पूरे आसार थे, किंतु यह तो तथ्य था कि अंग्रेजों का प्रभुत्व लोगों पर बुरी तरह हावी था। ये अंग्रेज अपनी अंग्रेजियत को भुनाने के प्रयास में रत रहते थे। अपने भोग विलास के दुष्कृत्यों से पहाड़ों पर निवास करने वाली भोली भाली घास काटने जाती खूबसूरत नवयौवनाओं को किसी न किसी प्रकार अपने लपेटे में ले ही लेते थे। जमाना उनके प्रभुत्व से बरी होने की फिराक में था, किंतु बरी नहीं हुआ था। अधिकांश सीधे साधे लोग उनकी गोरी चमड़ी व रौब दौब के सामने अपने आप को हीन समझते, उनसे घबराते, उनके घोड़ों की टापों की आवाज से अपनी मासूम बेटियों को छिपाने की कोशिश करते, किंतु अक्सर उनकी बेटियां उनसे छीन ही जाती। ऐसा ही एक पहाड़न ग्रामीण बाला चंपा भी थी। अंग्रेज शासन ने गरीब मासूम लोगों को एक दहशत से भर रखा था। जहां एक ओर देशभक्तों व अंग्रेजों में रस्साकशी चल रही थी, वहीं दूसरी ओर संभ्रांत कहा जाने वाला एक वर्ग उनकी मित्रता में गर्व महसूस करता था। अंग्रेज मित्रों के साथ घूमना फिरना, शराब व नृत्य की महफिलों में गुलछर्रे उड़ाना, भोग विलास आदि आदि इस वर्ग के लिए प्रतिष्ठा की बात थी। बहुधा ये तथाकथित भारतीय अंग्रेज अपने मजे के लिए अंग्रेज मित्रों के साथ शिकार पर निकल जाते, साथ ही
हिंदुस्तानी सेवकों की भारी संख्या होती, जो इनके घोड़ों की देखभाल करने से लेकर रात्रि में सोने की गर्माहट तक का प्रबंध बहुत कुशलता से करते और इनके बचे कुचे टुकड़ों के साथ ही लात घूसों में से भी अपना पेट भरते। चंपा के देवता वकील साहब के भी कई अंग्रेज मित्र थे। शहर के नामी वकील तो थे ही, अंग्रेजों की कृपा से इन्हें कई गांव भी शाबाशी में मिले थे, जैसे वे उनके बाप के हों। और वकील साहब बहुत प्रसन्न। अंग्रेजों से मित्रता यानी शहर भर में इनके नाम का डंका। उनका परिवार भी कुछ कम खुश न था। वकील साहब के अंग्रेज मित्र उनके घर में आते और आसपास रहने वाले लोग उनको ऐसे ताकते जैसे देवलोक से देवताओं का काफिला सीधा धरा पर उतर आया हो। वकील साहब के परिवार की सारी परेशानी व पीड़ा चंपा के आने से शुरू हुई। इस बार अपने अंग्रेज मित्रों के साथ वकील साहब टिहरी गढ़वाल की ओर गए थे। सदा की भांति शिकार के बाद थके टूटे तथाकथित साहबों के लिए शराब शबाब का इंतजाम था। हर बार की भांति कई खूबसूरत नवयौवनाओं को छीन झपट कर, उड़ाकर, उठाकर अथवा खरीद कर जबरदस्ती ले आया गया था, जिन्हें उपभोग करने के बाद टूटी हुई वस्तु की भांति उनका मोल देकर छोड़ दिया जाता। कभी कोई अधिक मन भाने पर साथ भी चलने के लिए बाध्य की जाती, जिसको और कई साहबों को खुश करना पड़ता। फिर पैसे धेले से झोली भर कर वापस वहीं फेंक दी जाती जहां से ले जाई गई थी। रखैल का दर्जा तो किसी किसी को ही नसीब हो पाता था। वकील साहब के अंग्रेज मित्र मिस्टर जैक्सन भारतीय संगीत, नृत्य व अन्य भारतीय कलाओं के प्रति बेहद संवेदनशील थे। वे वकील साहब के शौक से भली भांति परिचित हो चुके थे और इसी शौक के कारण उन दोनों की मित्रता परवान चढ़ी थी। दिल्ली आने पर वे उन्हें सपना बाई के पास ठुमरी सुनाने ले जाया करते थे। जैक्सन के बाकी मित्रों को शराब व शबाब में रुचि थी। उनकी टोली में गोरों के साथ सांवले हिंदुस्तानी भी थे, जिन्हें मुफ्त के मजे लूटने की आदत पड़ चुकी थी। और जब कभी जैक्सन का शिकार पर जाने वालों का काफिला दिल्ली से शुरू होता, उसमें कई लोग ऐसे भी आ जुड़ते जिन्हें जैक्सन पसंद नहीं करते थे, किंतु उनको कई अन्य कारणों से बर्दाश्त करना पड़ता था। वे लोग अन्य गोरों की भांति शराब शबाब में रचे बसे रहते। उनका कला से दूर दूर का कोई रिश्ता न था, बस उनकी रुचि मुफ्त के मजे उड़ाने में होती थी। जब मिस्टर जैक्सन अपने मित्रों के काफिले के साथ शिकार के लिए निकले, तब इस बार भी रास्ते में रुककर वकील साहब को अपने साथ जिद करके उनके शहर से उन्हें लेते गए। वकील साहब के बहुत ना नुकर करने के उपरांत भी जैक्सन न माने और उन्हें ठुमरी के लिए नए रिकॉर्ड्स दिखाकर बोले, वकील साहब, आप जानते हैं हमारा शिकार और संगीत के अलावा कोई और शौक नहीं है। ये सारे लोग जब अपनी मस्ती में होंगे तब हम बोर होने वाले हैं। अभी तो 2 दिनों की छुट्टी है, आपका साथ बैठकर शास्त्रीय संगीत का आनंद लेंगे। जैक्सन वैसे तो अच्छी खासी हिंदी बोल लेते थे, किंतु जब कभी बहुत उत्साह में होते तब उनकी जुबान से कुछ ऐसे शब्द ट्विस्ट हो जाते कि सामने वाले के मुख पर मुस्कुराहट आ जाती। उनके हिंदी बोलने का सलीका बहुत प्यारा था। जैक्सन ने वकील साहब की एक न सुनी और जबरदस्ती मित्रता का वास्ता देकर उन्हें अपने साथ घसीट कर ले ही गए। शिकार के बाद सभी नशे में धुत अपने अपने टेंटों में फ्री की मस्ती में मग्न। हर बार यही होता। टेंटों के बाहर लटकी हुई पेट्रोमैक्स की भांति झपझप करती बड़ी लालटेनें जो टेंटों के ऊपरी भाग में टांग दी जाती थी, एक अजीबोगरीब वातावरण तैयार कर देती। हल्की झपझप करती रोशनी में नौकरों के टेंट के बाहर सर्दी से मिमियाते से घोड़ों की दबी आवाजें रक्त में सनसनाहट भरने लगती और एक अंग्रेज तथा एक भारतीय मित्र अपने अलग टेंट में बैठकर शास्त्रीय संगीत में गुम हो जाते। इस बार भी वातावरण वही था। वैसे ही शिकार से टूटे, थक कर चूर शिकारी गैंग के गोरे काले हवस से भरे हुए मदिरा के नशे में पगलाए आसमानों में तैरते बन मानुष से लोग पहाड़ी बालाओं के यौवन का मजा लूटने में लगे थे। उन्हें दीन दुनिया की होश कहाँ। दोनों मित्र संगीत के सुरापान में आनंदित थे। अचानक जैक्सन संगीत सुनते सुनते उठे और अपने थैले में से वह नया रिकॉर्ड निकालने के लिए उद्यत हुए, जिसे सुनाने का वायदा करके वे वकील बाबू को अपने साथ घसीट कर लाए थे कि किसी की मध्यम सिसकियों से उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। टेंट की जरा सी झिर्री में से उन्होंने बाहर झांकने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ विशेष सुनाई नहीं दिया।
जैसे ही वहां से हटने को हुए कि फिर से पीड़ा भरी सिसकारी उनके कानों में पड़ी। उनके आगे की ओर उठते हुए कदम वहीं थम गए। फ्रेंड, somebody is in trouble। वकील साहब नेत्र मूंद स्वर लहरी में खोए थे। जैक्सन की आवाज सुनकर वे संगीत के मधुर मुखपाश से बाहर निकले और एक प्रश्नवाचक दृष्टि बोलने वाले के मुख पर डाली। रिकॉर्ड समाप्ति की ओर था। लेट अस गो एंड सी इफ वी कैन बी हेल्प। जैक्सन ने अपना टंगा हुआ ओवरकोट उतारा और अपने बदन पर चढ़ा लिया। वकील साहब एक दो पैक के बाद अब कहीं जाकर गरमाई महसूस कर रहे थे। उन्हें उठने में जोर पड़ रहा था, लेकिन उस अंग्रेज की तत्परता ने उन्हें बैठे नहीं रहने दिया। उठकर उन्होंने भी अपना ओवरकोट चढ़ाया। पैरों में गर्म मोजे घुटनों तक चढ़े थे। उन्हें मोटे भारी जूतों के हवाले किया और कानों में गर्म मफलर लपेटते हुए जैक्सन के पीछे बाहर की सनसनाहट में निकल गए। जैक्सन ने टेंट पर लटकी हुई लालटेन अपने हाथों में पकड़ ली थी। दोनों चुपचाप दबे पांव सिसकारी वाली दिशा की ओर चल। पहाड़ियों के बीच छोटी छोटी झाड़ियां उगाती थी। पत्थरों की सन्न कर देने वाली शीत लहर से झाड़ियों का कंपन मानो पूरे वातावरण में ठंडी बेहोशी पसरा जाता। उन्हीं उबड़ खाबड़ पत्थरों पर कंटीली झाड़ियों के बीच से सुबकने वाली सिसकारी उन दोनों को अपनी ओर खींच कर ले गई। घने अंधेरे में एक हिलती डुलती हिम समान गठरी को टटोलने पर सिसकारी अचानक बंद हो गई और गठरी का कंपन दुगना हो गया। जैक्सन ने गठरी पर हाथ फिराया। ओ माय गॉड, सी! उन्होंने उस हिलती हुई गठरी पर लालटेन की पूरी रोशनी उंडेल दी। अंधेरे में पूरी तरह चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु यह स्पष्ट आभास हो रहा था कि वह एक युवा जिस्म था, जो न जाने कितने घंटों पूर्व यहाँ फेंक दिया गया था। जैक्सन ने अपने हाथ की लालटेन वकील मित्र के हाथ में थमा दी और उन्हें रोशनी लेकर आगे चलने का इशारा कर गठरी को अपने हाथों में समेट लिया। जैक्सन चुप्पी साधे उस गठरी को अपने सीने से सटाए लंबे लंबे डग भरते अपने टेंट में घुस गए और उसको बिस्तर में रखकर कई मोटे कंबलों से ढक दिया। वे स्वयं बुझती हुई आग में लकड़ी डालकर भरपूर गर्माहट का इंतजाम करने में व्यस्त हो गए। वकील बाबू उनकी सहृदयता व मानवीय निष्ठा से अभिभूत हो उठे थे। कुछ देर बाद कंपकपाती गठरी में कुछ हलचल हुई। वकील साहब कंबल के भीतर से ही उसके हाथ पैर रगड़कर उस बेजान शरीर में गर्मी लाने का प्रयास कर रहे थे। लगभग घंटे भर बाद गठरी ने कराह कर आंखें खोली। यह एक खूबसूरत नवयौवना थी, जिसका कंपन अब काफी हद तक कम हो गया था, किंतु कभी कभी सुबकियों के बीच नेत्रों की कोरों से रपटते गुमसुम आंसू उसकी पीड़ित व्यथा कथा की कहानी सुना रहे थे। स्पष्ट था कि वह नाजुक देह मसली कुचली गई थी। दोनों ने इस बारे में कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। जैक्सन नौकरों के टेंट में से अपने सबसे विश्वास पात्र नौकर को जगा लाए और उसे चाय बनाने का आदेश दे दिया था। रसोई बनाने वाले स्थान पर जाकर महतू कुछ एक देर में ही चाय बनाकर केटली में भर खाली प्यालों सहित साहब के समक्ष उपस्थित हो गया। शनै शनै सिमटी सिकुड़ी गठरी लड़की में परिवर्तित होने लगी थी, लेकिन उसकी स्थिति बहुत खराब थी। उसे बामिश्कुल सहारा देकर उठाया गया और चाय का प्याला उसके मुख से लगाया गया। जैक्सन ने लड़की को इस प्रकार सहारा देकर बैठा रखा था मानो उसकी अपनी बच्ची हो। वकील बाबू की आंखों में बादल गहरा आए। लड़की बहुत घबराई हुई थी। अपने समक्ष बैठे दोनों पुरुषों की सदाशयता देखकर भी आशंका की लहर उसकी आंखों में उठ गिर रही थी। कांपते होठों से उसने चाय के कुछ घूंट भरे। उसके चेहरे पर एक गरमाई की परत सी लरजने लगी। उसकी बेहतर होती हुई स्थिति को देखकर दोनों मित्रों की आंखों में एक प्रकार की संतुष्टि सी भरने लगी, जैसे कोई पूजा सार्थक होने लगी हो। क्या नाम है? गोरे जैक्सन के पूछने पर लड़की चुप बनी रही। न जाने उसके भीतर क्या चल रहा था। घबराओ नहीं, अपने बारे में कुछ बताओ, तभी तो हम तुम्हारी सहायता कर सकेंगे। लड़की फिर भी चुप्पी साधे रही। भूख लग रही है? वकील बाबू के पूछने पर हल्की सी सुबक के साथ लड़की की आंखों की कोरों से फिर से पानी बहने लगा। भूख उसके हर अंग से टपक रही थी। जैक्सन ने उसका डब्बे में से कुछ खाने की चीजें लड़की के सामने प्लेट में रख दी, मानो वह उन चीजों को घूरती रही। जैक्सन ने उठकर डिब्बे में से कुछ खाने की चीजें लड़की के सामने एक प्लेट में रख दी, लेकिन वह उन चीजों को घूरती रही।
शायद अपनी स्थिति से भयभीत हो रही थी, मानो किसी बकरे को खिला पिलाकर बलि के लिए ले जाया जाने वाला हो। चिंता मत करो, खाओ, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, वकील बाबू ने उसे ढाढ़स बंधाया। तब कहीं लड़की के हाथ धीरे से खाने की ओर बढ़े। वह बिस्किट इतनी शीघ्रता से मुंह में ठूंसने लगी थी जिससे उसकी भूख का अंदाजा हो रहा था। वह काफी लंबे समय की भूखी थी, जिसका एहसास दोनों पुरुषों को पहले ही हो गया था। लड़की कांपते हाथों से जल्दी जल्दी खाद्य पदार्थ अपने मुख में डालती रही, कुछ ऐसे जैसे उसके सामने से कोई उन खाने की वस्तुओं को उठाकर ले जाएगा। काफी कुछ खा लेने के बाद अब वह थोड़ी स्वस्थ दिखाई देने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में शंका के बादल अभी तक घिरे हुए थे। उसकी मासूम आंखों की कोरों में पानी भरा हुआ था और गोरे गुलाबी गालों पर काली मटमैली सी लकीरों ने नक्शा सा बनाया हुआ था, जिसे वह कभी कभी कांपते हाथों से छू लेती थी। उसने एक साथ इतना कुछ अपने मुंह में ठूंस लिया था कि उसे उल्टी सी होने लगी। अपने मुख पर कांपता हाथ रखकर वह फिर से बहुत असहज हो उठी। शायद बहुत समय बाद कुछ पेट में पड़ने की ऐंठन और घबराहट का मिला जुला सा एहसास उसमें घबराहट भर रहा था। फिर वह बेहोश सी होने लगी और कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी स्थिति में पलंग पर पसर गई। शी नीड्स अ डॉक्टर, जैक्सन बुदबुदाए और पास खड़े महतू से आसपास के बारे में पूछने लगे। साहब, दूसरे गांव में एक बैद जी रहते हैं, नाथुराम बैद, बहुत मशहूर है यहाँ। कितनी दूर है गांव? जैक्सन ने पूछा। लगभग 15 मील तो होगा साहब। जैक्सन सोच में पड़ गए थे। फ्रेंड, एक काम हो सकता है, हम महतू को लेकर चलते हैं, फिर आप लड़की को लेकर सुबह कहीं इसको ठिकाना दिलाने की कोशिश करना। मुझे नहीं लगता यह बिना दवाई के ठीक हो पाएगी। मैं आपके साथ चलता हूँ, महतू के साथ वापस आ जाऊंगा। महतू जैक्सन साहब का विश्वास पात्र बावर्ची भी था और ड्राइवर भी। रात के अंधेरों में उबड़ खाबड़ रास्तों में से किसी प्रकार गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है, यह बखूबी जानता था। यह सब तो ठीक, परंतु वकील साहब यह समझने में अपने आप को असफल पा रहे थे कि वे उस युवती को किसके पास और कहाँ ठिकाना दिला सकेंगे। उनका अपना परिवार तो उसे अपने यहाँ स्वीकार नहीं करेगा। तब यह भी समस्या थी कि यदि वे जैक्सन को मना कर देते हैं तब वह गोरा क्या सोचेगा। इस हिंदुस्तानी को अपने देश की लड़की के प्रति इतनी भी हमदर्दी नहीं। इस बार वे सचमुच फंस गए थे, किंतु बात अब उनके स्वाभिमान पर आ टिकी थी। उन्हें कुछ तो करना ही था। डोंट वरी अबाउट मनी, आई विल अरेंज। वकील साहब को बात और भी चुप गई। ये गोरे भी क्या समझते हैं अपने आप को? कहाँ से करेंगे अरेंज? हम भारतीयों के पैसे से ही ना। फिर वे स्वयं क्यों नहीं कर सकते यह काम? वे मन में बुदबुदाए। आप कुछ बोले? जैक्सन ने शायद उनकी बुदबुदाहट भांप ली थी। डोंट वरी जैक्सन, आई विल अरेंज द मनी। उन्होंने अपने स्वाभिमान की डोर पकड़े रखने की चेष्टा करते हुए जैक्सन को आश्वासन दिया। वैसे जैक्सन के चेहरे पर वास्तव में लड़की की चिंता पसरी हुई थी। आर यू श्योर? ओह यस। रातों रात लड़की व वकील साहब को दूर गांव में वैद्य जी के घर पर छोड़कर जैक्सन और महतू वापस लौट आए। वापस लौटते ही जैक्सन ने वकील साहब को गले लगाया और उनकी दिलेरी पर उन्हें धन्यवाद देकर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब वकील साहब की बारी थी। वैद्य जी ने 2 दिन अपने पास रखकर लड़की का इलाज किया और बाद में दवाइयां व कुछ लेप आदि देकर उन्हें विदा किया। लड़की का गुप्तांग लहूलुहान था, बुरी तरह फट चुका था। यह कभी मां नहीं बन सकेगी, वैद्य जी ने वकील साहब से कहा। वकील साहब को भला इस बात में क्या रुचि हो सकती थी? वैद्य जी की बातें सुनते ही वकील साहब सोच रहे थे इसको लेकर कहाँ जाएंगे। उन्हें इस बात की चिंता खाई जा रही थी। जब उन्हें कुछ और नहीं सूझा तब वे अपने ही शहर में लड़की को लेकर आ गए। 2-4 दिन घर पर रखा, लेकिन स्वाभाविक था कि वहां उनकी पत्नी व बच्चों को उसका आना खटकता। लड़की ने रास्ते में अपना नाम चंपा बताया था। वकील साहब की इच्छा थी यदि वे अपना पता ठिकाना बता देती तो उसके गांव जाकर उसके घर वालों के सुपुर्द कराते, लेकिन उसने रोते रोते बताया कि उसके सौतेले चाचा ने ही उसे गोरों के हाथ बेच दिया था, जिन्होंने उसकी ये हालत बनाकर इस प्रकार मरने के लिए छोड़ दिया था। अब यदि वह घर गई भी तो उसे प्रताड़ना के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वह आप बीती बयां करते हुए लगातार सुबकियां लेती रही थी और बार बार उनसे प्रार्थना करती रही थी कि उसे चाहे कहीं छोड़ दें,
उसके चाचा के पास न छोड़े। इस प्रकार चंपा उसके शहर में लाई गई थी। 2 ही दिनों में खोज में वकील साहब ने उसके लिए वह ठिकाना ढूंढवा लिया था, लेकिन समाज के लोगों की दृष्टि में वह देह व्यापार करने वाली रंडी थी, वेश्या थी। इसे देखकर वे और लोगों के सामने फिक्रे कसते, मुंह बिचकाते, अपने घर की लड़कियों को उससे दूर रहने के लिए जोर जोर से चिंघाड़ते, एक तमाशा सा बनाकर रख देते। लेकिन मुंह में उनके लार टपकती रहती और उनका बस चलता तो वे चंपा को कच्चा ही चबा जाते। समाज के ठेकेदार थे, कुछ भी कर सकते थे। कितना नीचे गिर जाता है मनुष्य, अपने आप ही कल्पना करके अपने आप ही परिणाम की घोषणा भी करने लगता। देश में जबरदस्त स्वाधीनता संग्राम की आंधी चल रही थी। गुड्डी की माँ एक अध्यापिका तो थी ही, स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ी थी। शहर में हर दूसरे दिन अंग्रेजों के विरुद्ध जुलूस में अन्य जागरूक स्त्रियों सहित गुड्डी की माँ भी शामिल होती। कुछ एक दिनों में ही चंपा ने उसकी माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। वह जानती थी कि समाज में उसके लिए कोई सम्मानीय स्थान नहीं। यह भी जानती थी कि गुड्डी की माँ उसे व उसके कार्यकलापों को छिप छिप कर देखती, किंतु चंपा ने कभी न तो उस बात को मन से लगाया कि लोग क्या कहते हैं, न इस बात पर अधिक ध्यान दिया कि उसकी जासूसी की जाती है। वे अपने आप को एक स्वस्थ तरीके से जीने की राह दिखाने की चेष्टा में लगी रही। जिंदगी पाने पर वह एक सकारात्मक सोच की ओर बढ़ती रही, बिल्कुल कीचड़ के कमल की भांति। हाँ, वे अंग्रेजों के प्रति बहुत असंवेदनशील व कठोर बनी रही, जबकि वह इस बात से भिज्ञ थी कि उसकी जान बचाने वाला भी पहले एक अंग्रेज ही था। वकील बाबू तो उसी अंग्रेज के कहने पर उसे लेकर आई थी। गुड्डी की माँ श्रीमती माया देवी शनै शनै चंपा की दिनचर्या से प्रभावित होने लगी थी। उन्हीं दिनों शहर में स्वामी दयानंद के विचारों के प्रभाव के फलस्वरूप शहर में आर्य समाज की स्थापना हुई, जिसको समाज के शिक्षित वर्ग ने सराहा था। यह वर्ग स्वामी दयानंद के विचारों पर चलने का प्रयास कर रहा था। अध्यापिका माया देवी का परिवार आर्य समाज में बहुत उत्साह से जुड़ गया। माया ने अब उस बेचारी सी युवा लड़की के बारे में गंभीरता से सोचा और समाज को ताक पर रखकर उन्होंने चंपा को अपने साथ आर्य समाज चलने का निमंत्रण दे डाला। कई दिनों तक चंपा चुप्पी साधे रही। समाज में बाहर निकलने का, लोगों से मिलने का उसका साहस ही नहीं होता था। वह जिन नीच अभद्र शब्दों को कान बंद करके, आंखें नीची करके अपने भीतर उतारती रहती थी, उन्हीं शब्दों ने उसके बाहर निकलने के द्वार पर पहरे बैठा रखे थे, संकोच की दीवार खड़ी कर रखी थी। समाज के बेहुदे ठेकेदारों के मुख से विस्तृत गलीज शब्दों ने उसके भीतर उसके अपने लिए एक हकारत भर दी थी। इसमें लिपट कर वह एक बेचारी सी चीज बनकर रह गई थी, जिसे जीवन पर्यंत एक कोने में पड़ा रहना था। गुड्डी की माँ उसके पशोपेश की स्थिति को बखूबी समझती थी। यूं तो पास ही रहने वाली गुड्डी की नानी भी आर्य समाज की चुस्त उत्साही सदस्य थी, किंतु चंपा उनकी आंख में भी किरकिरी बनकर चुपती। वे उसे स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। विशेषकर वे इस बात को लेकर परेशान व अनमनी हो जाती जब देखती कि उनकी अध्यापिका बेटी माया अपनी एकमात्र बच्ची यानी गुड्डी को उसके पास जाने की छूट देने लगी थी। जब चंपा उसकी माँ के कमरे के बाहर वाली संकरी गैलरी से बाहर से गुजरकर अपने लिए नल पर पानी भरने जाती, गुड्डी अपनी आया की नजरों से छिपकर चुपचाप घुटनों चलकर उसके पीछे पीछे हो लेती। अपनी कोठरी नुमा रसोई में जब बाल्टी रखकर वह पीछे मुड़कर देखती, उसे एक नन्हा सा मुस्कुराता हुआ फूल दिखाई देता, जिससे वह इधर उधर देखकर झट से अपने सीने से चिपका लेती। गुड्डी को भी जैसी उसकी गोदी में स्वर्ग का आभास होता और वह खिलखिलाकर हंसने लगती। आया कई बार गुड्डी को उससे छीन कर ले आई थी। चंपा के मुख पर जैसे कोई तमाचे मार जाता, फिर वह माया से उसकी शिकायत करती। 7-8 माह के घुटनों के बल पर चलना सीखने वाली बच्ची को क्या समझाया जा सकता था। माया आया से ही कहती, मैं तो कॉलेज में होती हूँ, बच्ची का ध्यान तो तुम्हें रखना है। आया, हाँ, मैं सिर तो हिलाती, परंतु उसके पास अपने बढ़ई दोस्त से कहाँ फुर्सत होती थी। जैसे ही माया घर से कॉलेज के लिए निकलती, गंगा का दोस्त आ धमकता और फिर मजेदार चाय नाश्ता होता, हलवा बनाया जाता, जिसमें से कुछ गुड्डी को भी चटा दिया जाता। आया की नजरें बचाकर बच्ची जब चंपा की कोठरी में जा घुसती, किसी को पता ही नहीं चलता।
इस प्रकार चंपा और बच्ची में धीरे धीरे तालमेल बैठ गया। चंपा उसे स्वयं न बुलाती, परंतु उसकी प्रतीक्षा अवश्य करती रहती थी। उसकी दृष्टि माया के कमरे के दरवाजे पर ही गड़ी रहती। कभी कभी वह आया को उसके मित्र के साथ गलत तरीके से चूमा चाटी करते देख लेती और उसे आया पर क्रोध आने लगता। जब माया ने उसे अपने साथ आर्य समाज में जोड़ लिया, तब वह माया के साथ कुछ सहज हुई और धीरे धीरे उसने माया से गंगादेवी के बारे में बात करना शुरू की। माया को एक दो बार और लोगों ने भी सचेत किया था, परंतु वह पूरी तरह से उस पर विश्वास करती थी। उसे लगता लगभग 55 वर्ष की उम्र के ऊपर की गंगा देवी, जिसके 2 बड़े बड़े भरपूर मर्द बेटे थे और न जाने कितने नाती पोते थे, इन सब बातों में क्यों पड़ेगी। माया को उसकी जरूरत थी। कई वर्षों से वह उस घर में थी। गुड्डी के पिता गंगा देवी को न जाने कहां से बहुत खोजबीन कर लाए थे। वर्ष भर में ही उन्हें काल ने अपना ग्रास बना लिया था। अतः माया के मन में गंगा देवी के प्रति एक नाजुक सा भाव बना हुआ था। माँ के ऊपर वह अपनी पुत्री का उत्तरदायित्व छोड़कर उन्हें उस बंधन में नहीं बांधना चाहती थी जिसमें वे अब छूट चुकी थी। माया के पिता के स्वर्गवास के पश्चात जब माँ की इच्छा होती वह हरिद्वार आश्रम में जाकर रहती, जहाँ उन्होंने अपना एक छोटा सा निवास बना लिया था। जब इच्छा होती अपने घर वापस लौट आती, जहाँ उनके बच्चे रहती वे शुरू से ही अलग थी और अपने मन माफिक जीवन जीना चाहती थी। गुड्डी माया की 8वीं संतान थी। इससे पहले उसके बच्चे बचते ही नहीं थे, सो इस बच्ची के प्रति कुछ अधिक ही संवेदनशील थे सब। वह अपनी दुर्लभ बच्ची के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाना चाहती थी, पर हो कुछ और ही रहा था। साल भर में चंपा माया के साथ खूब हिल मिल गई। न जाने कब और किन क्षणों में गुड्डी ने उसे तंपा माँ कहना शुरू कर दिया। बड़ी स्वाभाविक स्थितियों में बच्ची की जिम्मेदारी चंपा ने अपने ऊपर ले ली थी। माया को धीरे धीरे चंपा के गुणों का परिचय स्वतः ही होने लगा। वह बहुत विनम्र, मितभाषिणी एवं सुबुद्धिशालिनी थी। माया अपनी बच्ची को चंपा के सुपुर्द कर काफी हल्की रहने लगी। पहले चंपा केवल गढ़वाली मिश्रित हिंदी बोलती थी तथा काफी कठिनाई से जोड़ जोड़ कर हिंदी पढ़ सकती थी, किंतु आर्य समाज से जुड़ने के पश्चात उसने हिंदी पढ़ने बोलने के साथ संस्कृत के श्लोकों को इतनी शीघ्रता से कंठस्थ किया था कि लोगों ने दांतों में उंगली दबा ली थी। आर्य समाज में पहले जहाँ उसे हेय दृष्टि से देखा जाता, वहीं साल भर में वहां के संयोजकों द्वारा उसे बुलाकर यज्ञ में बैठने का निमंत्रण दिया जाने लगा। यह वास्तव में कमाल ही था। चंपा ने इतनी शीघ्रता से भाषा को पकड़ा था कि सब आश्चर्यचकित हो गए थे। बुद्धिमता में किसी की धाती नहीं होती। बुद्धि ईश्वर प्रदत्त है, किंतु उसको किस प्रकार मांझना है यह मनुष्य के अपने ऊपर निर्भर है। चंपा इसकी मिसाल थी। चंपा ने अपनी बुद्धि को प्रयोग के द्वारा घिस घिस कर पहना कर लिया था। इसका इस्तेमाल वह बहुत सोच समझ कर करती थी। भोली भाली गांव की पहाड़ी युवती चंपा को अब सब ऊंच नीच समझ में आने लगा था और अपने चारों ओर के लोगों को वह बहुत भली प्रकार पहचानने लगी थी, किंतु उसने अपने होंठ सिलने सीखे थे। वह अपनी स्थिति को सदा बहुत अच्छी प्रकार समझती तथा सजग बनी रहती। अनेक प्रयत्नों व बलिदानों के प्रयास स्वरूप भारत में स्वतंत्रता रूपी मशाल जली थी। तब तक गुड्डी साल भर की होने को थी। चंपा गुड्डी को अपनी बाहों में भर कर कहती, ये हमारी गुड्डो रानी लेकर आई है स्वतंत्रता की मशाल, अब हम इसे कभी बुझने न देंगे। जैसे उस छोटी सी बच्ची ने न जाने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कितनी कुर्बानियां दी। कुछ ही दिनों में चंपा की एक प्रतिष्ठा स्थापित हो गई, लेकिन समाज का आम आदमी क्यों छोड़ता चंपा को। उसके निर्लज ठेकेदारों के लिए तो वह उपयोग व हिकारत की वस्तु मात्र थी। भारत के स्वतंत्र होने पर वातावरण में एक चहक भर उठी। लोग स्वतंत्रता की पवन के झकोरों से आनंदित हो उठे। समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें स्वतंत्रता से कुछ मतलब नहीं था। उनकी कुंठित मानसिकता जहाँ चिपकी हुई थी वह वहीं पर चिपकी रही। समाज के तथाकथित ठेकेदारों के कुंठित मस्तिष्क संकरी सांकलों में कैद थे। वे अपने मानसिक जेल से बाहर आना ही नहीं चाहते थे। उनके लिए समाज में एक मर्द था और मर्द को औरत को खसोटने का परमात्मा द्वारा प्रदत्त अधिकार था। उसी में वे मजे लूट सकते थे। सोच बदल लेते तो मनुष्य न बन जाते। शनै शनै चंपा को गुड्डी की मित्रता गहराती गई। माया उसे अब चंपा के साथ आर्य समाज भी भेज देती, जहाँ से वह सौदा सुलभ करती गुड्डी की उंगली पकड़े हुए लौटती।
इसी बीच चंपा को नरक से उबारने वाले देवता स्वरूप वकील साहब का स्वर्गवास हो गया। अंग्रेजों के पिट्ठू इस परिवार की अब वह स्थिति नहीं रह गई जो वकील साहब के समय थी। वकील साहब के तीनों बेटे अपनी जायदाद बेचकर अपनी माँ के साथ बड़े शहरों में चले गए। चंपा के लिए वकील साहब ने डाकखाने में कुछ धन जमा करवा दिया था। वे किसी न किसी प्रकार उसी से अपना गुजारा चलाती। माया ने गंगा देही को अपने घर से निकाल दिया था। वह चंपा की कट्टर दुश्मन बन गई थी और समाज में उसके बारे में नीच बातें फैलाने लगी थी। एक दूसरी मेहरी को रख लिया था। घर के अन्य कार्यों में चंपा माया की सहायता करने लगी। माया चंपा को कुछ द्रव्य देकर अपने आप को हल्का महसूस करती। माया को अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए अधिक सोचना नहीं पड़ता। चंपा प्रतिदिन यज्ञ करती और गुड्डी उसके पास बैठकर उसकी सहभागी बनती। बच्ची ने अनजाने में ही न जाने कितने सुंदर संस्कार चंपा से ग्रहण किए थे। समाज के बेहूदे लोगों की बकबक का प्रभाव न तो चंपा पर पड़ रहा था न ही माया पर। बड़ी होती गुड्डी के लिए तंपा माँ अब मांझी बन गई थी। एक उसे जन्म देने वाली अम्मा थी तो एक जसोदा की भांति उसका पालन करने वाली माँ थी। उसके दोनों हाथों में लड्डू थे। दोनों की स्नेहपूर्ण देख रेख में वह बड़ी होती गई। दोनों माएं उसके जीवन की हर ऋतु में उस पर अपनी स्नेह रूपी छाया बनाए रखती। कब स्कूल से निकलकर गुड्डी ने कॉलेज के प्रांगण में प्रवेश कर लिया कुछ पता ही नहीं चला। दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। उधर चंपा जैसे जैसे प्रौढ़ होने लगी, एक सौम्य निखराव से उसका व्यक्तित्व खिलने लगा। गुड्डी के लिए घरवर की खोज प्रारंभ हुई और चंपा की उदासी के दिनों का प्रारंभ। अक्सर वे आंखों में आंसू भर लाती। मेरी जिंदगी तो मेरे बाबूजी के इर्द गिर्द ही घूमती है। तुम्हारे बाबूजी का ब्याह तो करना होगा। आंसू भरी आंखों से माया अपनी गर्दन हाँ में हिलाती पर उदास बनी रहती। समय के अनुसार सब काम सुनिश्चित हैं। जिंदगी के जिस कोने को हम पकड़ना चाहते हैं जरूरी नहीं कि उसे पकड़ ही लें। न जाने कौन सा सिरा हाथों में आ जाता है और न जाने कौन सा सिरा छूट जाता है। हम तो केवल उस सूर्य के साथ जूझते रह जाते हैं जो हमारे हाथों में अटक जाता है। माया की माँ को अपने मन के अनुसार कभी आश्रम जाकर रहती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी उनका आश्रम में रहना अधिक होने लगा था। गुड्डी के ब्याह के बाद तो उन्होंने इधर आना काफी कम कर दिया। हाँ, जब जब गुड्डी अपने बच्चों को लेकर माँ के घर आती तब वे अवश्य ही आश्रम से अपनी नई पीढ़ी से मिलने आती। उन्होंने वामप्रस्थ ले लिया था, लेकिन मोह था कि उन्हें अपने पर देवते देवती की ओर खींचता ही रहता। वानप्रस्थ के सारे नियम भंग होने लगते। अब वे चंपा से भी इतना विमुख नहीं रहती। फिर भी एक दूरी बनाए रखना वे जरूरी समझती। कुछ दिनों बाद उनका भी स्वर्गवास हो गया। चंपा अब लगभग 45 वर्ष की होने को आई थी। उसका यज्ञादि का नित्य कर्म वैसे ही चलता, लेकिन गुड्डी के विवाह के पश्चात वह फिर से बंद कोठरी के एकाकीपन से जूझने लगी थी। हाँ, माया का साथ हर प्रकार से उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इन दिनों फोन आदि की अधिक सुविधा न होने के कारण चिट्ठियां लिखी जाती थी। माँ के ममतापूर्ण स्नेहमय शब्दों में चंपा माँ की लोरियों की गूंज सुनाई देती। चंपा हर चिट्ठी में उसे अपना प्यार दुलार अवश्य प्रेषित करती। गुड्डी के पति एक बड़े सरकारी संस्थान में कार्यरत थे। कुछ वर्षों के पश्चात उनका दिल्ली से बंबई तबादला हो गया और स्थानीय दूरियां और बढ़ गईं। उनको बंबई में निवास के साथ फोन, गाड़ी आदि की सुविधा भी प्राप्त होने लगी। माँ हर दूसरे चौथे दिन पास के डाकघर में जाकर अपनी बेटी व नाती नातिन से बात करती, तो अपने कॉलेज तथा शहर की दास्तान सुनाती। मांझी भी बहुधा उनके साथ ही होती और बेशक एक क्षण के लिए ही सही उन्हें अपने बाबूजी की आवाज सुनने की लालसा अवश्य होती। इस बार कई दिनों से अम्मा और उसकी मांझी उसकी खबर लेने नहीं आई। गुड्डी बेचैन हो उठी। उसने पति से कहलवा कर अम्मा को तार भिजवाया। स्वाभाविक था अम्मा गुड्डी व बच्चों के हालचाल पूछने डाकखाने गई। उस दिन गुड्डी को चंपा की आवाज सुनाई न देने पर उसकी अनुपस्थिति से वह बेचैन हो उठी। अम्मा से वार्तालाप में भी उसका जिक्र न सुनने पर गुड्डी का असहज होना स्वाभाविक था। अम्मा, क्या बात है? माँ जी ठीक तो हैं? गुड्डी के मन में स्वाभाविक रूप से बेचैन उत्सुकता ने पैर फैला दिए थे। कुछ न कुछ तो गलत था। उसके मन में कंपकपी सी होने लगी। फोन पर अम्मा फूट फूट कर रो पड़ी। गुड्डी परेशान हो गई। क्या हुआ अम्मा? कुछ तो बोलो, मेरा मन घबरा रहा है। फिर अम्मा ने जो बताया उससे गुड्डी के होश उड़ गए। वे अम्मा से बात करने की स्थिति में न रह गई।
अम्मा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही, जब पूरे आस पड़ोस में कोई नहीं था, चंपा के घर में कुछ लोगों ने घुसकर उसे रेप कर लिया था। अपनी स्थिति से वह पगला गई थी और उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। कई दिनों तक चंपा ने बिना खाए पिए अपने आप को कमरे में कैद करके रखा। बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़वाया गया। चंपा ने अपने हाथ को दराती से काट कर लहूलुहान कर लिया था। उसके कई घाव अपने पूरे शरीर पर भी कर लिए थे। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से चंपा को कुछ खिलाया, लेकिन उसके मस्तिष्क पर दुर्घटना ने हथौड़ों की चोट की। वह कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं थी। कई दिन यूं ही निकल गए। माया उसे कुछ खाने के लिए देती तो वह कह देती, इसमें जहर मिलाया है ना, तुम सब चाहते हो मैं मर जाऊं, मेरे बाबूजी को बुलाओ। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अम्मा ने डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया था, परंतु वह सब पट्टियां खोलकर शेरनी की भांति डॉक्टर पर चिघाड़ने लगती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उसके शरीर से रक्त निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। वह बेहद कमजोर हो चली थी और किसी का भी कहना न मानने की मानो उसने कसम खा ली थी। बेटा, 2 दिन पहले अचानक रात में न जाने वह कहाँ चली गई। सारा शहर खूब मारा, पुलिस थक हार कर बैठ गई, लेकिन न जाने वह कहाँ मर कब गई होगी। रोते रोते अम्मा के हाथ से फोन छूट कर गिर पड़ा और दोनों ओर नीरवता ने कब्जा कर लिया। तब से न जाने कब कैसे गुड्डी की स्मृतियों की पोटली बंद होती रहती है, खुलती रहती है। वह उसका साथ ही नहीं छोड़ती, कभी धरती पर, कभी आकाश में, कभी समुद्र की सतहों पर, कभी किसी अजनबी के उदास चेहरे पर, कभी दिलो दिमाग में बस घुसपैठ करती रहती है। बरसों से उसके मन में हर पल प्रश्नों की एक भयानक फसल उगती रहती है, जो कभी भी नहीं पकती। वह बस इस कच्ची जिंदगी का अर्थ खोजती रह जाती।